हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। ये प्रैक्टिस का 5वां वीडियो है। 4 वीडियो इसके पहले आ चुके हैं। कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी मैं करवा रही हूँ और मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी मैं करवा रही हूँ। तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो प्रश्न मैं लेकर आई हूँ ये EMRS के पेपर में पूछे गए हैं। जो अभी पेपर आपके हुए हैं EMRS के, तो ये प्रश्न मैंने वहीं से लिए हैं। करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, जीके के भी हैं। आप लोगों के लिए ये प्रश्न मैं इसलिए लेकर आई हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि अभी जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपके एग्जाम में भी संभावना है इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाने की। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, असम राज्य से निम्नलिखित में से किसे सबसे हाल में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया? पहला है विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको इंसेबल्स, दूसरा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है मोइदम्स और चौथा है कामाख्या मंदिर। तो इसमें जो आपका विकल्प सही है वह है तीसरा विकल्प मोइदम्स। मोइदम्स को असम राज्य से हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है। थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में जान लीजिए। मोइदम्स जो असम के चराइदेव में अहोम राजवंश की टीले कब्र प्रणाली है। इसको आधिकारिक तौर पर जुलाई 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अंकित किया गया था। यह उन्हें असम राज्य से सबसे हालिया प्रविष्टि और पूर्वोत्तर भारत का पहला सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल बनाता है। तो पूर्वोत्तर भारत का पहला सांस्कृतिक स्थल है, ये भी याद रखिएगा, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी किस देश ने की? पहला है चीन, दूसरा है भारत, तीसरा है इटली और चौथा है कनाडा। तो फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी किसने की? भारत ने की। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में जान लीजिए। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत के गोवा राज्य में 30 अक्टूबर से 27 दिसंबर 2025 तक की गई। यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट 23 साल के अंतराल के बाद भारत लौटा था। फीडे विश्व कप 2025 के विजेता उज्बेकिस्तान के 19 वर्षीय ग्रैंड मास्टर जवोखिर सिंधारोव थे। सिंधारोव ने नवंबर 2025 में गोवा में हुए फाइनल में चीन के वीई को रोमांचक टाई ब्रेक मुकाबले में हराया। इस जीत के साथ वह फीडे विश्व कप खिताब जीतने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए और उन्होंने इतिहास रच दिया। तो इसीलिए ये डिटेल में लिख कर ले आई हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में पता चल जाए। प्रश्न यदि घुमाया फिराया जाए तो आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी द्वारा निर्मित चैटबॉट नहीं है? पहला है चैट जीपीटी, दूसरा है डीप सीक, तीसरा है जेमिनाई और चौथा है ग्रोक। तो कौन सा अमेरिकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी द्वारा निर्मित नहीं है? डीप सीक। ये चीन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी द्वारा विकसित है। तो दूसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। थोड़ा सा डिटेल में मैंने लिखा है, डीप सीक एक चीनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी द्वारा विकसित चैटबॉट है। तो आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा जो और विकल्प लिखे हुए हैं, चैट जीपीटी, इसका विकास सैन फ्रांसिस्को स्थित अमेरिकी एआई अनुसंधान कंपनी ओपन आई ने किया था। जेमिनी को गूगल की सहायक कंपनी गूगल डीप माइंड ने विकसित किया, जो एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है। और ग्रोक को एलन मस्क की कंपनी ने विकसित किया था। तो ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राजनीतिक दल, पार्टी और चिन्ह का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला है भारतीय राष्ट्रीय लोक दल चश्मा, दूसरा है तेलुगु देशम पार्टी साइकिल, तीसरा है लोक जनशक्ति पार्टी तीर और चौथा है बीजू जनता दल संघ। अब इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वह हमें बताना है। तो इसमें आप देखेंगे जो तीसरा लिखा हुआ है लोक जनशक्ति पार्टी तीर, ये गलत है क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था वह था बंगला। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी डिटेल जान लीजिए, एक छोटी सी कहानी है इसके पीछे। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह मूल रूप से बंगला था। पार्टी में विभाजन हुआ और विभाजन के बाद चुनाव आयोग ने नाम और प्रतीक को फ्रीज कर दिया। चिराग पासवान के नेतृत्व वाले गुट को अब हेलीकॉप्टर प्रतीक के साथ लोक जनशक्ति पार्टी नाम दिया गया, जबकि पशुपति कुमार पारस के गुट को सिलाई मशीन के प्रतीक के साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी नाम दिया गया।
जो तीर है वह झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुनाव चिन्ह है, तो ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 देशों के समूह की 20वीं बैठक नवंबर 2025 में कहाँ आयोजित होगी? यानी ये आयोजित हो चुकी है, आयोजित होगी नहीं, हो चुकी है। कहाँ आयोजित की गई, यहाँ पर ये होना चाहिए। पहला विकल्प है रियो डी जेनेरियो, दूसरा है नई दिल्ली, तीसरा है जोहान्सबर्ग और चौथा है रियाद। तो ये जोहान्सबर्ग में आयोजित की गई, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो 20 देशों के समूह की 20वीं बैठक नवंबर 2025 में जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित की गई। यह पहली बार था कि G20 शिखर सम्मेलन अफ्रीकी महाद्वीप पर आयोजित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2024 तक उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस रक्षा सेवा में महिलाओं की प्रतिशतता 5% से अधिक है? पहला है भारतीय थल सेना, दूसरा है भारतीय नौसेना और तीसरा है भारतीय वायुसेना। अब इसमें आप लोग बताएंगे कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें जो आपका सही है वह है केवल 2 और 3, यानी भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना में महिलाओं की प्रतिशतता 5% से अधिक है, लेकिन थल सेना में 5% से कम है। तो ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जिस रीति से और जिस आधार पर हटाया जाता है उसी रीति पद से हटाया जा सकता है? पहला है किसी राज्य का महाधिवक्ता, दूसरा है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, तीसरा विकल्प है भारत का महान्यायवादी और चौथा है किसी राज्य का राज्यपाल। तो इस प्रश्न में जो आपका विकल्प सही है वह है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक होता है, यानी कि या तो व्यक्ति 65 वर्ष का हो जाता है तो उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, और जो कार्यकाल की अवधि है वह 6 वर्ष है, ये भी याद रखिएगा। अब इनके हटाने की जो प्रक्रिया है सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होती है, जिसमें संसद के दोनों सदनों की मंजूरी आवश्यक होती है। तो ये आपको याद रखना है। तो इन्हें नियुक्त तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, लेकिन हटाया राष्ट्रपति द्वारा नहीं जा सकता। यहाँ पर मैंने लिखा है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उन्हें पद से केवल उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। इसका अर्थ है कि उन्हें संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर ही हटाया जा सकता है, जो कि साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर होता है। तो ये साथ में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से विभूषित पुस्तक हार्ट लैम्प के रचयिता कौन है? पहला है जम्बू नाथा, दूसरा है बानू मुस्ताक, तीसरा है गिरमा घरे खान और चौथा है जयलक्ष्मी NS कोला गुंडा। तो इस प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प सही है, बानू मुस्ताक। हार्ट लैम्प पुस्तक की लेखिका बानू मुस्ताक हैं। उनकी लघु कहानी संग्रह जो मूल रूप से कन्नड़ में लिखी गई है और दीपा भस्ती द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित की गई है, ने 2025 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता था। यह पहली कन्नड़ भाषा की कृति है और लघु कहानियों का पहला संग्रह है जिसे यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला, और इसीलिए ये इम्पोर्टेंट भी है, इसीलिए ये प्रश्न EMRS में पूछा भी गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2023 के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जिसकी घोषणा वर्ष 2025 में हुई थी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन की पहचान कीजिए। ध्यान रखिए, हमें गलत कथन बताना है। पहला है अभिनेता शाहरुख खान को अग्रणी भूमिका में सर्वोत्कृष्ट अभिनेता की श्रेणी में स्वर्ण कमल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूसरा है मऊ द स्पिरिट ड्रीम्स ऑफ चेरो को निर्देशक की सर्वोत्कृष्ट पहली फिल्म की श्रेणी में स्वर्ण कमल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तीसरा है द फर्स्ट फिल्म को सर्वोत्तम निर्देशन की श्रेणी में स्वर्ण कमल पुरस्कार प्राप्त हुआ, और चौथा है फ्लावरिंग मैन को सर्वोत्कृष्ट गैर फीचर फिल्म की श्रेणी में स्वर्ण कमल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इसमें जो गलत है वह तीसरा विकल्प है। क्यों गलत है, डिटेल देख लीजिए। द फर्स्ट फिल्म को सर्वोत्तम गैर फीचर फिल्म निर्देशन की श्रेणी में स्वर्ण कमल पुरस्कार मिला था, जबकि सर्वोत्तम
फीचर फिल्म निर्देशन की श्रेणी में द केरला स्टोरी के लिए सुदीप्तो सेन को स्वर्ण कमल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो ये याद रखिएगा, यहाँ इसलिए गलत है क्योंकि इसमें लिखा है सर्वोत्तम निर्देशन की श्रेणी में, तो इसीलिए ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2024-25 के लिए 300 से कम कार्मिकों वाले मंत्रालयों या विभागों की श्रेणी में प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग को कौन सा पुरस्कार मिला? पहला है राजभाषा तेजस पुरस्कार, दूसरा है राजभाषा गौरव पुरस्कार, तीसरा है राजभाषा प्रतिभा पुरस्कार और चौथा है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार और प्रथम पुरस्कार। तो इसमें आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रथम पुरस्कार। थोड़ा सा डिटेल में जान लीजिए। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग को वर्ष 2024-25 के लिए 300 से कम कार्मिकों वाले मंत्रालय विभागों की श्रेणी में राजभाषा कीर्ति प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार राजभाषा हिंदी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा प्रदान किया गया और यह लगातार दूसरा वर्ष था जब यह पुरस्कार प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग को मिला है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य महाराष्ट्र राज्य से यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाली पहली संपत्ति है। और दूसरा है, इस परिदृश्य में महाराष्ट्र के साथ तमिलनाडु में फैले किलाओं का गुच्छ अंतर्विष्ट है। तो इसमें जो सत्य है वह हमें बताना है। तो इसमें पहला तो गलत है, क्योंकि महाराष्ट्र से मराठा सैन्य परिदृश्य जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाली पहली संपत्ति नहीं बल्कि छठी संपत्ति है। और इस परिदृश्य में महाराष्ट्र के साथ तमिलनाडु में भी फैले किलाओं का गुच्छ अंतर्विष्ट है, ये सही है। तो इसमें पहला गलत है और दूसरा सही है, यानी कि केवल दूसरा इसमें सही है। तीसरा विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, केवल 2 सही है। अब थोड़ा सा डिटेल में जान लीजिए। कथन 1 क्यों गलत है? भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य महाराष्ट्र राज्य से यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाली पहली संपत्ति नहीं है। महाराष्ट्र में पहले से ही अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं, एलिफेंटा गुफाएं, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल और मुंबई के विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एसेंबल्स जैसी विश्व धरोहर स्थल मौजूद थे। मराठा सैन्य परिदृश्य 2025 में घोषित होने वाला राज्य का छठा सांस्कृतिक स्थल है, तो इसीलिए पहला गलत है। और कथन 2 सही है। मराठा सैन्य परिदृश्य में 12 किलों का एक समूह शामिल है, जिनमें 11 किले महाराष्ट्र में और एक तमिलनाडु में फैला हुआ है। तमिलनाडु में स्थित किले का नाम गिगी किला है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन्हें वर्ष 1976 में भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में अंतः स्थापित किया गया? पहला है ग्राम पंचायतों का गठन, दूसरा है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, तीसरा है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अब इसमें सही उत्तर हमें बताना है। तो इस प्रश्न में आपका चौथा विकल्प सही है, केवल 3। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता ये 1976 में भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में अंतः स्थापित किए गए। थोड़ी सी डिटेल जान लीजिए। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में कई नए प्रावधान जोड़े गए थे। तो इसमें जो आपका सही है वह तीसरा है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39A। यह प्रावधान 1976 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय से वंचित न किया जाए। और अन्य कथन गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में है, यह मूल संविधान का हिस्सा था। 1976 में इसे नहीं जोड़ा गया है क्योंकि ये मूल संविधान का हिस्सा था। इसे बाद में 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। जो और विकल्प लिखे हुए हैं उनके बारे में लिखा है। और कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण ये भी मूल संविधान का ही हिस्सा था। तो यह अनुच्छेद 50 में है, यह भी मूल संविधान में एक नीति निर्देशक तत्व के रूप में मौजूद था। 1976 में इसे नहीं जोड़ा गया, सिर्फ समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता जोड़ा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र में ग्राम स्तर पर पंचायत नहीं है? पहला है पुडुचेरी, दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा है चंडीगढ़ और चौथा है दमन और दीव। तो इसमें जो आपका विकल्प सही है वह है चंडीगढ़। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ वह संघ राज्य क्षेत्र है जहां ग्राम स्तर पर पंचायतें नहीं हैं। पुडुचेरी, लक्षद्वीप और दमन और दीव यानी अब दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव
में ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे पहले नंबर के वैश्विक जोखिम के रूप में स्वीकृत किया गया? पहला है पृथ्वी तंत्रों में क्रांतिक परिवर्तन, दूसरा है भू आर्थिक टकराव, तीसरा है राज्य आधारित सशस्त्र संघर्ष और चौथा है साइबर युद्ध। तो इस प्रश्न में जो आपका विकल्प सही है वह है तीसरा विकल्प, राज्य आधारित सशस्त्र संघर्ष। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। थोड़ी सी डिटेल जान लीजिए। विश्व आर्थिक मंच यानी WEF द्वारा जनवरी 2025 में प्रकाशित वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 के अनुसार राज्य आधारित सशस्त्र संघर्ष को वर्ष 2025 के लिए सबसे बड़ा या पहले नंबर का तात्कालिक वैश्विक जोखिम माना गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य अकादमी द्वारा हिंदी में बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चयनित पुरस्कार का शीर्षक क्या है? पहला है तारा की अनोखी यात्रा, दूसरा है पेपर चोर, तीसरा है 1/12 और चौथा है अपनी धरती। तो इस प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प सही है, 1/12। साहित्य अकादमी वर्ष 2025 के लिए हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित पुस्तक का शीर्षक 1/12 है। इस लघु कहानी संग्रह के लेखक सुशील शुक्ला है। तो EMRS के पेपर में तो शीर्षक पूछा गया, हो सकता है KVS में इसके लेखक पूछ लिए जाए, तो याद रखिएगा सुशील शुक्ला। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से ईंधन द्रव ईंधन के उदाहरण हैं? पहला है नेफ्था, दूसरा है लिग्नाइट और चौथा है गैसोलीन। तो द्रव ईंधन है नेफ्था और गैसोलीन। तो इसमें पहला और तीसरा यानी दूसरा विकल्प हो जाएगा उत्तर। लिग्नाइट जो है ये ठोस ईंधन है। थोड़ी सी डिटेल जान लीजिए। नेफ्था और गैसोलीन दोनों द्रव ईंधन के उदाहरण है। नेफ्था जो है यह एक ज्वलनशील तरल हाइड्रोकार्बन मिश्रण है जो कच्चे तेल के प्रभाजी आसन से प्राप्त होता है। इसका उपयोग विलायक गैस टरबाइन ईंधन और गैसोलीन के घटक के रूप में किया जाता है। लिग्नाइट जो है ये भूरा कोयला भी होता है। यह एक ठोस जीवाश्म ईंधन है। यह कोयले की सबसे निचली श्रेणी है और मुख्य रूप से बिजली उत्पादन के लिए जलाया जाता है। तो लिग्नाइट जो है ठोस है ईंधन है, इसीलिए ये इसमें शामिल नहीं किया गया। और गैसोलीन जो है यह एक प्रसिद्ध और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला पारदर्शी ज्वलनशील तरल ईंधन है जो मुख्य रूप से आंतरिक दहन इंजनों में उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण यानी पॉक्सो अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है पॉक्सो एक ऐसा नियम है जिसके अधीन बालक पर हुए लैंगिक हमला और लैंगिक उत्पीड़न दोनों के लिए दंड का उपबंध किया गया है। और दूसरा है पॉक्सो में लैंगिक हमला की परिभाषा बलात्कार तक सीमित है। तो इसमें पहला तो सही लिखा है, दूसरा इसमें गलत है, यानी कि केवल एक सही है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। थोड़ी सी डिटेल जान लीजिए पॉक्सो के बारे में। पॉक्सो अधिनियम एक व्यापक कानून है। जो कथन एक है वो सही है, क्योंकि सही है यहाँ पर लिखा है पॉक्सो अधिनियम एक व्यापक कानून है जो विभिन्न प्रकार के यौन अपराधों को दंडित करता है। इसमें न केवल गंभीर लैंगिक हमला शामिल है बल्कि इसमें लैंगिक उत्पीड़न और कामुक प्रयोजनों के लिए बालकों का उपयोग जैसे अपराधों के लिए भी सजा का प्रावधान है। तो कथन एक इसीलिए सही है। अब कथन दो क्यों गलत है? पॉक्सो अधिनियम में लैंगिक हमला की परिभाषा व्यापक है, यह केवल बलात्कार तक सीमित नहीं है। अधिनियम की धारा 7 में यौन हमले को किसी प्रकार के शारीरिक संपर्क या कार्य के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें यौन इरादा शामिल है, जैसे कि बच्चे के यौन अंगों को छूना या किसी बच्चे को ऐसा करने के लिए मजबूर करना। बलात्कार इसी अधिनियम के तहत एक विशिष्ट और अधिक गंभीर अपराध है जिसे प्रवेशित लैंगिक हमला कहा जाता है, लेकिन यह समग्र लैंगिक हमला की परिभाषा का एकमात्र रूप नहीं है। इसीलिए कथन 2 गलत है और कथन 1 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2025 में वर्ष 2023 के 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। निम्नलिखित में से किस फिल्म को किसी निर्देशक के सर्वोत्कृष्ट पहली फिल्म के लिए स्वर्ण कमल पुरस्कार से विभूषित किया गया? तो इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, मऊ द स्पिरिट ड्रीम्स ऑफ चेरो। थोड़ी सी डिटेल जान लीजिए। अगस्त 2025 में घोषित 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्म मऊ द स्पिरिट ड्रीम्स ऑफ चेरो को किसी निर्देशक की सर्वोत्कृष्ट पहली फिल्म के लिए स्वर्ण कमल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह फिल्म शिल्पका बोर्डोलोई द्वारा निर्देशित एक मिजो भाषा की गैर फीचर फिल्म है जो मिजोरम के प्रसिद्ध चेराव नृत्य के सांस्कृतिक इतिहास और स्मृति की खोज करती है। और जो चेराव नृत्य है इसे बांस नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प से जतन का सही वर्णन होता है?
पहला है आवासीय संग्रहालय निर्माता के लिए सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, दूसरा है प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए सरकारी योजना, तीसरा है हल्के वजन वाला बुलेट प्रूफ जैकेट और चौथा है भारतीय नौसेना का युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही है, आवासीय संग्रहालय निर्माता के लिए सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म। तो जतन जो है आवासीय संग्रहालय निर्माता के लिए सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है। अगला प्रश्न है, उस सबमर्सिबल का क्या नाम है जिसमें 2 भारतीय जल यात्रियों ने अगस्त 2025 में रेड रे सागर में 5000 मीटर तक गोता लगाया? पहला है ट्राइटन, दूसरा है सिंकाई 6500 यानी 6500, तीसरा है नोटाइल और चौथा है मीर प्रथम। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, नोटाइल। थोड़ी सी डिटेल जान लीजिए। अगस्त 2025 में भारतीय जल यात्रियों ने फ्रांस के सहयोग से फ्रांसीसी पनडुब्बी नोटाइल का उपयोग करके अटलांटिक महासागर में 5000 मीटर तक का ऐतिहासिक गोता लगाया था। तो 20 प्रश्न लिए थे मैंने आज की वीडियो में, और ये 20 प्रश्न EMRS के पेपर में पूछे गए हैं, और इसलिए इनको कराया है ताकि आपको पता चल जाए कि प्रश्न इस तरीके के पूछे गए हैं EMRS के पेपर में। अब आपका जो एग्जाम है उसमें भी इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। EMRS के पेपर में जितने भी पेपर हुए हैं और उन पेपर के जितने भी जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उन्हें मैं करवा दूंगी, बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।